मैं पहले गया हांगकांग, फिर मैंने चाइना से अपना माल लोड कराना था न्यूजीलैंड के लिए, जो मेरा इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम है। वो मैंने सारा माल कैरियर पे लोड करा के मैं वापस आया हांगकांग। हांगकांग से मैंने ऑस्ट्रेलिया गया। हांगकांग एयरपोर्ट पे मेरी अगेन बोर्डिंग हुई और मैंने रिटर्न टिकट नहीं कराई। रीज़न बिहाइंड, मेरी फैमिली इधर परमानेंट है और मेरे वीज़े की कैटेगरी पे लिखा था कि रिटर्न टिकट नॉट रिक्वायर्ड। तो एक ये चीज़ मेरे लिए प्लस पॉइंट था कि मेरे वीज़े पे क्लियर लिखा हुआ था कि मेरे को रिटर्न टिकट ऑनवर्ड नॉट रिक्वायर्ड। इसीलिए मैंने नहीं करवाया, अपना रिटर्न टिकट नहीं करवाई, ठीक है। प्लस अब आप लोग इतने पैसे खर्च रहे हो तो प्लीज़ एक रिटर्न टिकट करवा दो। 4-5 हज़ार का ही नुकसान पड़ेगा, कैंसलेशन फ़ीस हद से हद। तो अगर इतना खर्च दिया इट्स ओके। थाईलैंड से मेक श्योर आप जाओ फिजी आइलैंड। अब फिजी आइलैंड क्या है, जिस भाइयों को नहीं पता, फिजी आइलैंड एक आइलैंड है, न्यूजीलैंड की नेबर कंट्री है। जैसे हमारे इंडिया का बांग्लादेश, नेपाल और श्रीलंका जैसी एक छोटी छोटी कंट्रियां हैं, नेबर कंट्रियां, उसी तरह से एक न्यूजीलैंड का छोटा सा आइलैंड पड़ता। हाँ जी यार, तो एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पे। तो आज एक नए व्लॉग के साथ, एक नए दिन के साथ मैं एक नया मैसेज लेके आप सब भाइयों के लिए आया हूँ। और इस नए मैसेज में सबसे पहली शुरुआत करेंगे हम इस नई वीडियो में। और वीडियो की स्टार्टिंग में एक नया मैसेज कि मैं कहाँ पर खड़ा हुआ हूँ। एट प्रेजेंट मैं खड़ा हुआ हूँ भाई ग्रेवयार्ड में। तो ये चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि न्यूजीलैंड में जो ग्रेवयार्ड्स हैं वो किस तरह के होते हैं, ठीक है। हिंदी में हम इसको बोलते हैं कब्रिस्तान, ठीक है जी। तो न्यूजीलैंड में कुछ इस तरह के कब्रिस्तान होते हैं। अभी मैं आपको नीचे से बना के दिखा रहा हूँ, उसके बाद मैं इसका ड्रोन शूट भी दिखाऊंगा कि ऊपर से ग्रेवयार्ड दिखता कैसे है। प्लस जो अक्सर अपन बात करते हैं वीज़ों से रिलेटेड, आज मैं सोच रहा हूँ कि यहाँ पे बात करी जाए, क्योंकि दिस इज़ अ वेरी पीस प्लेस। ऑलरेडी एवरीवन इज़ ऑलरेडी रेस्ट इन पीस, तो वो भी सारे रेस्ट कर रहे हैं, है ना। और सबसे पीस एंड काइंड प्लेस मुझे ये लगा कि यहाँ पे मुझे बनाना चाहिए, है ना। तो पहले तो यहाँ के देखो, मैं आपको दिखाऊं कि इधर इन लोगों को दफनाया जाता है, ठीक है जी। जैसे मैं आपको अभी कच्चा कोई दिखाऊंगा, अगर जो भी रिसेंटली दफना हुआ है, ये देखो, जैसे अभी रिसेंटली इनको लाया गया है ना, और चावल डाले गए हैं आई थिंक ऊपर, कलर के चावल, और वो उनका आगे ग्रेवयार्ड है। इस जिधर मैं अभी एट प्रेजेंट खड़ा हुआ हूँ, इधर भी नीचे कोई ना कोई दफना हुआ है। मगर इधर क्या होता है न्यूजीलैंड में, ऊपर इनकी जो मिट्टी है, अभी देखो ये दोनों रिसेंटली आए हैं, 1 2 3 4 5 6, ये 6 जो ग्रेवयार्ड्स हैं में जो बंदे हैं, ये अभी शायद रिसेंटली आए हैं, तो उनको दफनाया गया है। इधर क्या होता है यार, इधर घास उग जाती है, क्योंकि यहाँ की जो ज़मीन है, यहाँ की जो मिट्टी है, वो इतनी ज़्यादा ग्रोइंग मिट्टी है कि यहाँ पे अपना घास उगाती है। और मैं कुछ गलत नहीं कर रहा है इनके कब्र के ऊपर चल के, यहाँ पे हर कोई ऐसे चलता है। वहाँ पे पीछे काम चल रहा है, तो यहाँ पे लोग किसी से मिलने आते हैं, यहाँ पे कब्र उनकी दफन है, ठीक है जी। और यहाँ पे बैठ के वो लोग अपने पर्सन से बात करते हैं। तो जो भाई भी देखेगा तो मेक श्योर मैं कुछ गलत नहीं कर रहा। मैं यहाँ पे 4-5 बार पहले आया हूँ देखने के लिए, लोगों को इस तरह देखा है, तो इसीलिए मैं ये चीज़ फॉलो कर रहा हूँ। आज से कई साल पहले कैसे ग्रेवयार्ड में चीज़ें होती थी, पहले ऐसे होता था। आज भी हमारे इंडिया में जो मुस्लिम रिलीजन और क्रिश्चियंस रिलीजन के जो ग्रेवयार्ड्स हैं वो ऐसे हैं। अब ये कब की है, 1936 में पूरा ऐसे दफनाया जाता था। मगर ज़माना बदलता गया, वक्त बीतता गया, तो इस तरह इन लोगों ने दफनाया है। तो ये तो हो गई यार ग्रेवयार्ड की बात, ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे, कुछ नोट्स मैंने बनाए हैं आप सबसे बात करने के लिए। तो आई वॉज थिंकिंग कि इधर बैठ के 5-7 मिनट लेके बात करें वीज़ों से रिलेटेड, है ना। तो सबसे पहले यार आज हम किस चीज़ के ऊपर बात करेंगे कि न्यूजीलैंड की एंट्री के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। मेरे को यार बहुत सारे ऐसे मैसेजेस आए हुए हैं, व्हाट्सएप आए हुए हैं, दिन भर दिन मैसेजेस बढ़ते जा रहे हैं। मेरे को रोज़ के 300-400 मैसेजेस आते हैं। तो जिन जिन को होता है भाई रिप्लाई करना, मैं कर रहा हूँ।
और जिन जिन को रिप्लाई अभी नहीं आ पा रहे उन सब भाइयों को सॉरी। आप सबको भी मैसेज आएंगे जो बहुत नीचे चले गए हैं, प्लीज़ आप मुझे मैसेज दोबारा करना, मैं आप सब भाइयों को 1 बाय 1 रिप्लाई ज़रूर करूँगा, ठीक है। सबसे पहली चीज़ सबके वीज़े आ रहे हैं। उसके बाद दूसरी इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है, जो अभी हमने इसी मंथ 12 तारीख तक वीज़े डाले थे, तो 50 वीज़े डाले थे जिसमें से 9 वीज़े जो हैं वो ग्रांट हो गए हैं। इसी वीडियोस में कई भाइयों जम्मू के हैं। सबसे पहली चीज़ एक मैं आपको बताना चाहूँगा, जम्मू के अपने पास कई पासपोर्ट्स आए हैं, कई वीज़े आए हैं, जिनमें कई भाइयों के वीज़े आए हैं। और जम्मू वाले भाई ये कहते हैं कि यार हम लोग वीज़े की वीडियो नहीं बना के आपको दे सकते, क्यों? क्योंकि हम नहीं चाहते कि हमारे जाने से पहले किसी को पता चले। तो ठीक है, इट्स ओके ब्रदर, इट्स ऑल अप टू यू, ये सब आपके ऊपर डिपेंड है ना, मैं इस चीज़ के लिए आपको फोर्स नहीं करूँगा। तो जिन जिन भाइयों के आए हैं कॉन्ग्रेचुलेशंस, और जिन जिन की अभी वेटिंग में है तो उनके लिए भी मैं वेट करता हूँ और होप करता हूँ कि आप सबका भी वीज़ा बहुत जल्दी आए, ठीक है जी। सेकंड चीज़, इस वीडियो में अमरजीत भाई, संजय बाला और अमित चिब और रमेश भटनागर, इन सब भाइयों को कॉन्ग्रेचुलेशंस, इन सब के वीज़े आ गए हैं। अमरजीत की वीडियो आप इसी वीडियो में देखने को आपको मिलेगी कि भाई का वीज़ा आ गया है, उन्होंने स्पेशल वीडियो भेजी है। उनका ब्रदर रवि संग्राल, जो कि जम्मू से अक्सर हमें कमेंट करते हैं, लव यू भाई फ्रॉम कुवैत, सॉरी हाँ कुवैत के हैं उनके भाई, और जो उनका जो ब्रदर है वो जम्मू का है, तो उनका भी वीज़ा आया है। तो उन भाइयों को भी लॉट्स ऑफ लव, तो कॉन्ग्रेचुलेशंस जी। और उसके बाद कुछ वीज़े से बात करेंगे हम लोग पंजाब के पासपोर्ट्स की, ठीक है जी। उसके बाद बात करेंगे एंट्री की। तो सबसे पहले यार मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट जो है आपके वीज़े का वो है विज़िटर वीज़ा। आप जो आ रहे हो सारे भाई विज़िटर वीज़े पे आ रहे हो। जो भाई मुझे मैसेज करते हैं भैया वर्क वीज़ा लगवाना है स्किल्ड में, तो ब्रदर आई डोंट डील इन वर्क वीज़ा। वर्क वीज़ा एक काइंड ऑफ, मुझे लगता है कि यार फेक कमिटमेंट वाली बातें हैं। वो क्या कि वो बोलते हैं जी आपकी इतनी सैलरी लगेगी, ये लगेगा, वो लगेगा, और जब बंदा पूछता है ना तो उसकी उतनी सैलरी मिलती नहीं है। अब जैसे मैं आपको बोलूँ आ जाओ जी, आ जाओ, $2000 आपको पर मंथ मिलेगा, है ना। इन केस अगर ना मिला, जिस कंपनी में आपको लगे हो वहाँ ना मिला, तो यार आप मेरे को कल को ऑब्जेक्ट करोगे, नहीं भैया आपने ये बोला था, वो बोला था। इसलिए अपना क्लियर चिट फंडा है भाई, टूरिस्ट वीज़ा डील करते हैं, ठीक है। आप अपने आप आओ, अपना जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो वीज़े तक की है, जहाँ मर्जी आप चेक कराओ, नो प्रॉब्लम है ना। और उसके बाद जो है एंट्री की बात, अगर हम एंट्री की बात करें तो सबसे पहली और इम्पॉर्टेंट बात ये है कि आपकी जो एंट्री होएगी, प्लीज़ जो भाई भी न्यूजीलैंड आ रहा है, जिन जिन भाइयों के वीज़े लग गए हैं, जिन जिन के वीज़े अपने थ्रू लगे हैं, मैं उन सब भाइयों को ये रिकमेंड करूँगा कि मेक श्योर आप दिल्ली से, जम्मू से, पंजाब से, कोलकाता, चेन्नई, जहाँ से भी आप फ्लाई करने लगे हो या करने की प्लानिंग कर रहे हो, ये चीज़ मेंशन मत करना कि आप न्यूजीलैंड जा रहे हो, ठीक है जी। मे भी न्यूजीलैंड को ऐसा लगता है कि बहुत सारे उन्होंने वीज़े ग्रांट कर दिए हैं, ठीक है, और उनको कहीं ना किसी चीज़ का डाउट रहता है या शक रहता है या डर रहता है ना। अब ये चीज़ की अभी कंफर्मेशन तो अपने को है नहीं है कि क्या न्यूजीलैंड इमिग्रेशन सबको कह रही है कि जो इंडिया से आ रहे हैं उनको ब्लॉक करो, उनके वीज़े कैंसिल करो, या वो खुद ही करी जा रहे हैं। तो इसके बारे में अभी अपने को कुछ नहीं पता है ना। ये देखो, ये मरे थे, इनकी डेथ 72 ईयर की एज में इनकी डेथ हुई थी 20 मार्च 1937 में। क्या बात है, बहुत पुरानी कब्रें हैं भाई। ये इतनी पुरानी कब्र है कि उनका पूरा कब्र का जो दफनाई हुई चीज़ है वही नीचे चली गई है 1938 में। ये हस्बैंड वाइफ है, देखो दोनों कब्रें साथ में है ना, मैरी। ये दोनों की जो कब्रें जब साथ साथ में होती हैं तो दैट मीन्स ये कपल होते हैं। तो यार लव तो हर जगह इम्पॉर्टेंट है। तो जो भाई भी आता है प्लीज़ दिल्ली से ये चीज़ मत मेंशन करना कि आप आ रहे हो, न्यूजीलैंड का आपका प्लान है। आपने कहीं भी ये कंसीडर नहीं करना कि आप न्यूजीलैंड जा रहे हो। सॉरी टू से फॉर दिस वीडियो की एक छोटे से बच्चे की खबर है।
5 वीक का था, एज 5 हफ्ते का बच्चा था, 1 महीने और 7 दिन और, जब उस बच्चे की डेथ हो गई थी। 1939 की बात है ये। तो ये छोटी छोटी ज़िंदगियाँ भी होती हैं देखो दुनिया पे, जो आती हैं और चली जाती हैं। तो यहाँ पे आके यार देखो इंसानियत, इंसान की सच्चाई पता लगती है। इसलिए प्यार कमाओ, पैसा तो रब वैसे ही बड़ा दे रहा है, तो प्यार कमाओ जितना कमाना है ना, नाम कमाओ, प्यार कमाओ। तो दूसरी चीज़ ये कि जो भाई भी आता है प्लीज़ ये चीज़ मेंशन मत करना कि आप जा रहे हो न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड का कोई जिक्र ही नहीं होना चाहिए आपके पूरी फाइल के अंदर, है ना। आप दिल्ली से जाओ थाईलैंड, थाईलैंड से जाओ, मेक श्योर दिल्ली से निकलो यार। जब आप, अब मेरे को फ़ोन आया, आज एक लड़के का मैसेज आया, मेरा दूसरा फ़ोन गाड़ी में पड़ा हुआ है, तो एक लड़के का मुझे मैसेज आया, वो मुझे कहता है, कह रहा भैया मैंने 13 लाख रुपया दिया यार एजेंट को, ठीक है। अब भाई 13 लाख रुपये अगर आपने इतना खर्च दिया तो प्लीज़ आई वुड रिकमेंड यू थोड़ा सा और खर्च दो मेरा भाई। खर्च के आप वो करो, थाईलैंड जाओ, दिल्ली से थाईलैंड की टिकट कराओ, वीज़ा ऑन अराइवल थाईलैंड मिलता है 2000 बाट, 4000 इंडियन रुपीज़ का आपको वीज़ा मिल जाएगा। वो वीज़ा लेके आप अपना थाईलैंड में 2-3 दिन रुको। जब आपने इतना पैसा खर्च दिया तो 20-25 हज़ार रुपये यार खाने पीने में और खर्च हो जाएगा, तो क्या फ़र्क पड़ता है ना। जो बंदा 13-15 लाख रुपये, 18 लाख रुपये खर्च रहा है, तो फिर वो कुछ तो है ऑलरेडी, है ना। तो थोड़े दिन घूमो थाईलैंड, और इंडिया में आप जब निकल रहे हो तो यही मेंशन करो जी मैं जा रहा हूँ थाईलैंड, दैट्स इट, थाईलैंड जा रहा हूँ, और टिकट कराओ कंफर्म रिटर्न, ताकि ना आपको कोई हाथ मारे ना आपको कोई पूछे। मेरे एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग जो है, आपको जितनी परेशानी आएगी वीज़े से रिलेटेड वो सिर्फ़ और सिर्फ इंडिया में आएगी। उसके अलावा मुझे नहीं लगता कि आपको किसी तरह का कोई भी प्रॉब्लम कोई और कंट्री में आपको झेलनी पड़ेगी। क्यों, मैं हांगकांग में था जब मेरे को न्यूजीलैंड आना था, और मैं वाया ऑस्ट्रेलिया आना था। मैं सिडनी जा रहा था, तो दिल्ली से मैं पहले गया हांगकांग, फिर मैंने चाइना से अपना माल लोड कराना था न्यूजीलैंड के लिए, जो मेरा इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम है। वो मैंने सारा माल कैरियर पे लोड करा के मैं वापस आया हांगकांग। हांगकांग से मैंने ऑस्ट्रेलिया गया, हांगकांग एयरपोर्ट पे मेरी अगेन बोर्डिंग हुई, और मैंने रिटर्न टिकट नहीं कराई। रीज़न बिहाइंड, मेरी फैमिली इधर परमानेंट है, और मेरे वीज़े की कैटेगरी पे लिखा था कि रिटर्न टिकट नॉट रिक्वायर्ड। तो एक ये चीज़ मेरे लिए प्लस पॉइंट था कि मेरे वीज़े पे क्लियर लिखा हुआ था कि मेरे को रिटर्न टिकट ऑनवर्ड नॉट रिक्वायर्ड। इसीलिए मैंने नहीं करवाया, अपना रिटर्न टिकट नहीं करवाई, ठीक है। प्लस अब आप लोग इतने पैसे खर्च रहे हो तो प्लीज़ एक रिटर्न टिकट करवा दो। 4-5 हज़ार का ही नुकसान पड़ेगा, कैंसलेशन फ़ीस हद से हद। तो अगर इतना खर्च दिया इट्स ओके। थाईलैंड से मेक श्योर आप जाओ फ़िजी आइलैंड। अब फ़िजी आइलैंड क्या है, जिस भाइयों को नहीं पता, फ़िजी आइलैंड एक आइलैंड है, न्यूजीलैंड की नेबर कंट्री है। जैसे हमारे इंडिया का बांग्लादेश, नेपाल और श्रीलंका जैसी एक छोटी छोटी कंट्रियां हैं, नेबर कंट्रियां, उसी तरह से एक न्यूजीलैंड का छोटा सा आइलैंड पड़ता है फ़िजी आइलैंड, ठीक है जी। तो इस फ़िजी आइलैंड में जो इंडियन पासपोर्ट की जो रेप्यूटेशन है वो है वीज़ा ऑन अराइवल। आप अगर फ़िजी आइलैंड आते हो, आपको फ़ीस कटेगी आई थिंक $20 या $30, आई एम नॉट श्योर, हो सकता है $50। तो मेक श्योर इतनी आपकी फ़ीस कटेगी, वीज़ा ऑन अराइवल आपको मिलेगा। आई बिलीव कि आपको आई थिंक सो 30 या 60 डेज़ का वीज़ा मिलेगा, आई थिंक 1 महीने का या 2 महीने का या 3 महीने का। तो $50 की एक फ़ीस कटती है, बट इंडियन पासपोर्ट्स पे वीज़ा ऑन अराइवल मिलता है फ़िजी आइलैंड में। फ़िजी आइलैंड में आपको लैंग्वेज की प्रॉब्लम नहीं आती, ठीक है जी। फ़िजी में हिंदी भी चलती है। बहुत सारे इंडियंस बसे हुए हैं फ़िजी आइलैंड में, क्योंकि फ़िजी आइलैंड का इतिहास वो था जब फ़िजी आइलैंड डेवलप हुआ था, तो फ़िजीज़ ने ओवरसीज़ से बंदे बुलाए थे कंट्री को डेवलप करने के लिए। और हमारे इंडिया से, श्रीलंका, बांग्लादेश से सबसे ज़्यादा जनता आई थी इस कंट्री को डेवलप करने के लिए। आज फ़िजी की जो करेंसी रेट है हमारे इंडिया में, मतलब फ़िजी का जो एक फ़िजी, अब वहाँ पे डॉलर चलता है या क्या चलता है, आई हैव नो आइडिया, मगर जो भी चलता है इंडिया से 33 रुपीज़ या 30 या 33 रुपीज़ के बीच में है। अगर आप फ़िजी का एक करेंसी इंडिया में भेजते हो
तो आपको 33 गुना होके मिलता है, 30 से 33 गुना होके मिलता है। आप नेट पे सर्च करना और मुझे कमेंट में बता देना कि कितने गुना होके मिलता है। इतना ही मुझे मिलता है जहाँ तक मुझे याद है, क्योंकि मैंने फिजी आइलैंड का भी प्लान किया था एक टाइम पे जब मेरा न्यूजीलैंड का वीज़ा नहीं लगता था। बट छोटी छोटी कंट्रियाँ ठीक हैं, एक दौर होता है ना, बट अपने ड्रीम्स, जो लास्ट फाइनल ड्रीम है मेरी कंट्री का, जहाँ मैं चाहता हूँ मैं जाके बसूँ, जो मुझे लगता है कि मेरी पर्सनैलिटी को डिफ़ाइन करता है, वो है USA, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो 2 साल में आपका भाई अमेरिका में आपको दिख ही जाएगा। और मेरे को मैनहट्टन बहुत पसंद है, न्यूयॉर्क का, और शिकागो और कैलिफोर्निया, ये 3 स्टेट्स हैं जो मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है। तो हद से हद 2 साल मेरी ज़िंदगी के, तो मैनहट्टन भी आपका भाई आपको व्लॉग बनाता हुआ दिख ही जाएगा, आज नहीं तो कल। बाकी रही बात फिजी आइलैंड, थाईलैंड से आओ फिजी आइलैंड, वीज़ा ऑन अराइवल इंडियन पासपोर्ट्स को 2-4 दिन रुको। अगर आपका फिजी आइलैंड में कुछ जुगाड़ बनता है, जो भाई का न्यूजीलैंड का वीज़ा नहीं लगा, जो भाई चाहते हैं कि नहीं यार अब कहीं तो बाहर जाना है, वो फिजी आइलैंड भी जा सकते हैं। ये एक बहुत प्यारा मैसेज है आप सब भाइयों के लिए। तो मेक श्योर आप फिजी आइलैंड जाओ और वहाँ पे जाके अपने काम की सर्च करो। स्ट्रगल तो भाई देखो करना ही पड़ेगा, है ना। नई कंट्री कभी भी, अब न्यूजीलैंड में जो भाई आ रहे हैं तो ये चीज़ मत सोच के आना कि आपको नई कंट्री न्यूजीलैंड बहुत ईजिली सब कुछ मिल जाएगा, है ना। ईजिली नहीं मिलता। अगर हम बात करें आज से 10 साल पुराना सफ़र मेरे भाई का, 2013 में मेरा भाई आया था, 2023 चल रहा है, 10 साल लगे हमारे को न्यूजीलैंड में परमानेंट होने में, 10 साल। तो 10 साल के सफ़र में जब मेरा भाई आया था, वो मुझे कहता था यार मेरा 3 किलोमीटर की जॉब होती थी, मतलब मेरे घर से 3 किलोमीटर होता था, मैं एक डॉलर बचाने के लिए पैदल जाता था। तो वे एक सफ़र होता था। आज भले अपने पास गाड़ियाँ हैं, अपना घर है न्यूजीलैंड में, मगर सफ़र होता है भाई हर किसी का अपनी ज़िंदगी को बड़ी सी बड़ी अचीवमेंट को अचीव करने का, है ना। और प्लस एक चीज़ और कि जो भाई अब आ रहा है न्यूजीलैंड, सितंबर की आखिरी में ही प्लान करना आने का। जो अभी आना चाहता है आपकी मर्ज़ी है, आप आओ। रूम आपको मिलेंगे टोरंगा सिटीज़ में और रोटोरुआ में और कैटी में, यहाँ पे सारे काम होते हैं उसके अपना कीवी फ्रूट्स के, ठीक है। जो काम खुलेगा वो खुलेगा अक्टूबर की फर्स्ट वीक में। जो भाई अभी आना चाहता है, आपकी अपनी मर्ज़ी है, आप आओ। आपको रूम के रेंट अपनी जेब से देने होंगे, आपका रूम का रेंट नहीं निकलेगा। कैश के ऊपर अगर आप किसी स्टोर की बात करो तो थोड़ा सा वो इतराज करते हैं, अपने बंदों को तो वो दे देते हैं, जिनके अपने अच्छे रिलेशंस हैं वो आओ, उनको कैश पे काम मिल जाएगा। बट जिनके अपने रिलेशंस नहीं हैं, आओगे तो आपको अपनी जेब से पैसा खर्चना है रेंट के लिए, रेंट भरने के लिए। अक्टूबर तक अगर आप सर्वाइव कर सकते हो तो आप आ जाओ। जो भाई सितंबर के आखिरी में आएगा, रूम फाइंड करना उसको बहुत डिफ़िकल्ट हो जाएगा, क्योंकि जनता बहुत आ रही है। और जिन भाइयों के वीज़े कैंसिल हुए हैं उनके लिए एक मैसेज, जो भाई एयरपोर्टों पे आते हैं और उनके वीज़े कैंसिल हो जाते हैं, immigration.nz की वेबसाइट पे जाओ। वहाँ पे जाके आपकी कोई ऑप्शंस होते हैं, उस पे जाओ। $40 की आपकी फ़ीस कटती है। इमिग्रेशन को ईमेल करवाओ कि सर मेरे पैसे क्यों कटे हैं, मेरा वीज़ा क्यों कैंसिल हुआ है, और आपने जब मेरे को वीज़ा दे के कैंसिल ही करना था तो आपने मेरे को वीज़ा दिया ही क्यों मेरे आपने इतने पैसे लगाया, मेरा वीज़ा सीधा डिक्लाइन कर देते। इस केस में इमिग्रेशन आपको कॉल भी कर सकती है और आपको ईमेल भी कर सकती है। उसमें आपको ये पूछेगी कि आपने कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगाए थे, आप मुझे वो रीसेंड करो। अगर तो इमिग्रेशन आपको ये चीज़ बोलती है तो आपको क्या करना होगा, आपको अपना वो वाला केस रीफाइल करना होगा। उसमें आपकी इमिग्रेशन की फ़ीस दोबारा कटेगी, 13,500 आप मोटा मोटा लगा लो, अकॉर्डिंग टू डॉलर रेट है। कभी 13,200 कटती है, कभी 13,500 कटती है। तो इस तरह से आपकी इमिग्रेशन फ़ीस दोबारा कटेगी और सारा प्रोसेस दोबारा होगा। जिन भाइयों के वीज़े कैंसिल हो गए हैं, आई वुड रिकमेंड यू, जो भाई खुद कर सकता है खुद करना, नहीं तो मुझे व्हाट्सएप कर देना। सिंपल सा प्रोसेस होता है। वेबसाइट पे जाओ, वेबसाइट पे जाके पहले अपनी कंसर्न उनको बोलो, अपना जो वीज़ा कैंसिल हुआ है वो डालो और जो करंट वीज़ा आपके पास है वो डालो और उनको बोलो कि भाई क्यों मेरा वीज़ा कैंसिल हुआ है। $40 की फ़ीस होती है, न्यूजीलैंड डॉलर्स, वो आप डालो। तो मेक श्योर आपको वहाँ से कुछ ना कुछ रिप्लाई और रिस्पॉन्स ज़रूर मिलेगा। इसके अलावा मैं अगर बात करूँ, फिजी आइलैंड आओ। फिजी आइलैंड से बाद
सीधा अपनी फ़्लाइट लेके न्यूजीलैंड आ जाओ। ऑकलैंड एयरपोर्ट पे मैं किसी को सजेस्ट नहीं करूँगा, क्योंकि ऑकलैंड एक बड़ी सिटी है, ठीक है, और स्टूडेंट्स ज़्यादा ऑकलैंड में आते हैं स्टडी करने के लिए, तो इसलिए सबसे पहली प्रेफरेंस वो ऑकलैंड को देते हैं। और इसके अलावा जो भाई आ रहा है, मेरी पर्सनल सजेशन और राय ये है कि आप लोग आना क्राइस्ट चर्च, वेलिंगटन और क्वींस टाउन है या क्वीन स्ट्रीट है, आई थिंक क्वींस स्ट्रीट नहीं होगा। रीज़न बिहाइंड, वो एक लोकल एयरपोर्ट है। जैसे आप ऑकलैंड लैंड होते हो, क्राइस्ट चर्च या वेलिंगटन लैंड होते हो, उसी तरह का उनका लोकल एयरपोर्ट पड़ता है हैमिल्टन, टोरंगा, रोटोरुआ। फॉर एग्ज़ाम्पल, हम लंदन से या बाहर से, मैं न्यूजीलैंड से आता हूँ इंडिया, तो मेरा बड़े बड़े एयरपोर्ट हैं दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, ये जो बड़े बड़े एयरपोर्ट हैं। मगर अगर मैं चेन्नई की बात करूं, चेन्नई स्टेट बड़ा है, मगर मैं अगर इधर से आता हूं तो पहले मेरे को वो दिल्ली या मुंबई जैसे स्टेट्स में उतारती है, उसके बाद लोकल फ़्लाइट मुझे लेके जाती है चेन्नई। इसी तरह से आपकी जो मेन स्टेट्स पड़ेंगे वो ऑकलैंड, क्राइस्ट चर्च या वेलिंगटन पड़ेगा। ऑकलैंड को तो काटा मार दो। जो भाई आ रहा है इमिग्रेशन से लड़ सकता है, आपकी मर्ज़ी है, अपने हिसाब से आओ। जो नहीं लड़ सकता, आई वुड रिकमेंड यू कि मत आना, है ना। अब ये भाई देखो, इनकी 2 जून 2022 में डेथ हुई है। इनकी एज थी 99 ईयर ओल्ड। क्या बात है। 30 जुलाई अभी 8 डेट है, 21 जुलाई, मतलब 8 दिन बाद इनका, 9 दिन बाद इनका बर्थडे है, और ये 100 साल के हो जाएंगे। तो 2 जून को इनकी डेथ हो गई है। बताओ, किसी को रब ने लाइफ लिखी है 100 साल, और किसी को रब ने लाइफ लिखी है 5-5 हफ्ते। तो सब यार रब के हाथ में है ना। हम सोचेंगे जी हम कर देंगे आपका काम, ये कर देंगे, वो कर देंगे। अब आप यही एग्जांपल लगा लो, अपन ने कितने वीज़े अप्लाई करे हैं, कितनों के वीज़े आ गए हैं। अब ये वाली वीडियो में आप अमरजीत की वीडियो देखो, अमरजीत भाई का वीज़ा आया, किस तरह से भाई कर रहा है सबको, कि भाई विश कर रहा है, थैंक यू बोल रहा है। सत श्री अकाल जी, मेरा नाम अमरजीत है और मैं कुवैत च काम करना। कुवैत च मैं 8 साल हो गया। मैं इंडिया छुट्टी आया, तो मैं इंडिया छुट्टी आके मैं कोरिया का वीज़ा अप्लाई किया, तो जोड़ा मेरा वीज़ा नहीं लग्या, क्योंकि वीज़ा रिजैक्ट हो गया मेरा। उसके बाद शुभनीत मक्कड़ बाई ने अपने, जिन्होंने मेरा वीज़ा अप्लाई किया न्यूजीलैंड का, जिहदे विच मैं अप्लाई किया पासपोर्ट और फोटो और अपनी बैंक स्टेटमेंट और ITR 1 साल की, बैंक स्टेटमेंट जी मेरी है वो 4,70,000 की है। अगर ज़्यादा हो 5 लाख 5.5 लाख तो वैसे ज़्यादा अच्छी होती है, पर मेरी बैंक स्टेटमेंट जी वो 4,70,000 की। मैं धन्यवाद करदा शुभनीत मक्कड़ बाई का, कि जिन्होंने मेरा वीज़ा अप्लाई किया, और मेरा वीज़ा 9 तरीक को अप्लाई किया और 15 तरीक को मेरा न्यूजीलैंड का वीज़ा आ गया जी। बहुत बहुत शुक्रिया करना, धन्यवाद करना मक्कड़ बाई का, कि जिन्होंने मेरा वीज़ा जल्दी अप्लाई किया और जल्दी आ गया, है ना। तो ये है अमरजीत की वीडियो। तो यार इस तरह से ये भाई का सबसे पहले तो वीज़ा आया, अमरजीत भाई को थैंक यू। अब आप आ रहे हो, टिकटें मैं आपको बताऊंगा आपने कौन सी करानी है। दिल्ली से थाईलैंड आना, थाईलैंड का कंफर्म टिकट लेनी है, बाद में कैंसिल करा के उसका रिटर्न लेना है। और फ़िजी आइलैंड आना है। फ़िजी आइलैंड आके अपन ने 1-2 दिन रुक के फिर इधर आना है। आपको अमरजीत के लिए मैसेज है, आपको मैं करीब 12-13 लड़कों के नंबर दूंगा जिनके अभी तक वीज़े आ चुके हैं। आप लोग ग्रुप बनाओ, कोऑर्डिनेट करो, कोऑर्डिनेट करके सारे इकट्ठे आओ और बोलो जी थाईलैंड जा रहे हैं घूमने के लिए। आपको दिल्ली एयरपोर्ट पे कोई परेशानी नहीं होगी। एक बार आप दिल्ली एयरपोर्ट से निकल गए, देन आओ थाईलैंड घूमो, सारे लड़के खाओ पियो ऐश करो। उसके बाद वहाँ से निकलो फ़िजी आइलैंड, और फ़िजी आइलैंड से आओ क्राइस्ट चर्च। तो जिस भाई की अप्रोच है कि यार मैं क्राइस्ट चर्च लेने आऊँ, तो आई ट्राई माई बेस्ट, है ना। बाकी ये तो एक बात की बात है, बट उन भाइयों को कॉन्ग्रेचुलेशंस, है ना, जिनके वीज़े आ गए हैं। सारे भाइयों को अप्रोच करी हुई है, वो वीडियोस देंगे, जैसे जैसे देते जाएंगे वैसे वैसे अपन पोस्ट करते जाएंगे। तो अभी एक ये शूट मैं आपको दिखा देता हूँ नीचे से, एक शूट मैं आपको दिखा देता हूँ ड्रोन का।
ऊपर से। तो ये बात करें अगर हम इधर से स्टार्ट करते हैं, 49 ईयर की एज में डेथ हुई थी 1998 में। ये दोनों थे हस्बैंड एंड वाइफ। अभी मैं इनकी ऊपर ही खड़ा हुआ हूँ, बट मैं कुछ गलत नहीं कर रहा क्योंकि यहाँ से निकलने का रास्ता ही ये है भाई। तो बहुत सुंदर सुंदर लोग हैं यार। हम अपनी पर्सनैलिटीज़ को कहते हैं जी हम देखो इतने स्मार्ट हैं, इतने फिट हैं। एट दी एंड ब्रो यही है, यही एक असली सच्चा है ना। इसलिए ज़िंदगी में प्यार कमाओ, नाम कमाओ। पैसा तो मुझे लगता है कि रब ने जिसको देना है ना भाई, उसको देना ही देना है ना। और ठीक है, ओवरऑल अब आपको एक ड्रोन शूट दिखाता हूँ और उसके बाद मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सी यू सून एंड हैव अ नाइस डे।